नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड के सिलेबस में आगे बढ़ते हुए सार्वजनिक, निजी एवं उत्कृष्ट वस्तुओं की प्रकृति के बारे में अध्ययन करने के पश्चात अब हम अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत हमें यह बताता है कि सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय का अनुकूलतम स्तर क्या होगा, जिससे समाज को उसकी सबसे अधिक उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता महसूस होगी। जिस तरह से व्यक्ति अपने आय और व्यय में इस तरह का सामंजस्य बिठाते हैं कि उन्हें अधिकतम कल्याण की प्राप्ति हो, अधिकतम संतुष्टि का अनुभव हो, उसी प्रकार सरकार भी सार्वजनिक आय और व्यय करते समय यही ध्यान में रखती है कि उससे समाज को अधिकतम लाभ मिले और सामाजिक कल्याण अधिकतम हो। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार अपने आय व्यय पर अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को अप्लाई करती है। यह सिद्धांत एक मार्ग निर्देशक की भूमिका निभाता है सरकार के लिए, जिसमें इस सिद्धांत से निर्देश लेकर ही सरकार समाज को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक आय एवं व्यय को एडजस्ट करते हैं, समायोजित करती है। इस सिद्धांत को राजस्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डॉक्टर डाल्टन द्वारा सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। डाल्टन के अनुसार उन्हीं के शब्दों में राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली यह है जिसमें राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है। सिद्धांत की व्याख्या अगर हम करें तो इसमें यह समझाया गया है कि सरकार द्वारा राजस्व की व्यवस्था इस प्रकार से की जानी चाहिए। राजस्व का मतलब है आय और व्यय, सरकार की आय और व्यय इस प्रकार से की जानी चाहिए कि अधिकतम सामाजिक लाभ हो। सामाजिक लाभ का मतलब है जिस समाज को वह सरकार चला रही है, जिस समाज के लिए उस सरकार का गठन किया गया है, उस समाज को, उस समाज के व्यक्तियों को उस आय और व्यय से अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। लेकिन यह सामाजिक लाभ अधिकतम किया कैसे जाए, इसको किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, इसकी विवेचना डाल्टन ने दो पक्षों के आधार पर की है। पहला है सरकार की आय का पक्ष, सार्वजनिक आय का पक्ष। सरकार जो है अपनी आय को मोटे तौर पर कर के रूप में प्राप्त करती है। वह जनता पर टैक्स लगाती है और उससे सरकार को आय प्राप्त होती है। टैक्स लगाने से समाज पर एक वित्तीय भार पड़ता है, जिससे वित्तीय भार पड़ने से समाज को कुछ अनुपयोगिता महसूस होती है। अनुपयोगिता महसूस होने का कारण यह है कि जब अर्न की हुई इनकम को, कमाई हुई इनकम को, आय को यदि जनता से वापस वसूल किया जाएगा तो स्पष्ट रूप से लोगों को यह भार के रूप में महसूस होगा। इसे ही हम अनुपयोगिता कहते हैं। जो भार लोगों को महसूस होगा कर चुकाने से, उसे हम कर लगाने से महसूस की गई अनुपयोगिता के रूप में व्यक्त करेंगे। तो कर लगाने से समाज को अनुपयोगिता मिलती है और कर की प्रत्येक इकाई जनता के पास आय रूपी साधन को कम कर देती है, जिसके कारण कर की प्रत्येक अगली इकाई से पिछली इकाई की तुलना में अधिक अनुपयोगिता महसूस होगी, अधिक भार अगला कर डालेगा। क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पास मुद्रा कम होती जाएगी, वैसे वैसे जो उनके पास मुद्रा बचेगी, जो इनकम बच रही है, उसकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी। अब कर के रूप में जो जनता को त्याग करना पड़ेगा,
उसे ही हम अर्थशास्त्र में सीमांत सामाजिक त्याग, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कहते हैं। दूसरा है, डाल्टन ने सिद्धांत की विवेचना पहली आय पक्ष के रूप में की है, दूसरी व्यय पक्ष के रूप में। तो व्यय पक्ष में हम देखते हैं कि सरकार जो है वो जनता पर कुछ व्यय करती है, सामाजिक सुविधाओं के रूप में व्यय करती है। तो जब सरकार जो आय कर के रूप में प्राप्त करती है, उस आय को वह जब समाज पर पुनः व्यय करती है सामाजिक सुविधाओं के रूप में, जैसे परिवहन सुविधा, चिकित्सा सुविधा, देश की सुरक्षा के रूप में, इस तरह से सरकार जब व्यय करती है तो उससे समाज को कुछ ना कुछ उपयोगिता मिलती है। और यह उपयोगिता, जैसा कि हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में पढ़ा है, माइक्रो में हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ा है, वो क्या कहता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमें कहता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे हर एक अगली इकाई से प्राप्त जो उपयोगिता है, जो सीमांत उपयोगिता है, वो घटती जाती है। तो उसी तरह से सार्वजनिक व्यय की हर एक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता समाज के लिए कम होती जाती है। सीमांत उपयोगिता जो है वो कम होती जाती है क्योंकि उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। सरकार के व्यय से समाज को जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे ही हम अर्थशास्त्र में सीमांत सामाजिक संतुष्टि या मार्जिनल सोशल सेटिस्फैक्शन कहते हैं। अब इन दोनों आय और व्यय पक्ष का हम संतुलन आगे पढ़ेंगे।